टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स और रेल नेटवर्क्स, 6 to 8 लेन लिंक रोड्स और सुपर फास्ट एक्सप्रेसवेज। इंडिया की ये पिक्चर देख करके तो आप भी सरप्राइज होते होंगे ना। और अगर आप विदेश में रहने वाले एक एनआरआई हैं, तो आपको गर्व भी बहुत होता होगा, क्योंकि भारत की रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी कुछ है ही ऐसी। तो आज ये वीडियो उन्हीं एनआरआईज और ओवरसीज इंडियंस के लिए जो भारत की रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, यानी भारत में घर, फ्लैट या कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। अच्छा, पहले एक आंकड़ा जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर कितने ऐसे एनआरआईज हैं जो भारत के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर आपको भी एक्साइट करती है तो क्यों ना इसका हिस्सा भी बना जाए। अब आप कहेंगे कि हम तो दूसरे देश में हैं, भारत के रियल एस्टेट में पैसा लगाने का मन तो है, लेकिन पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज के झंझट में कौन पड़े। और आप में से कुछ लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, उनको या तो रूल्स को लेकर कंफ्यूजन है या बार बार ऑफिसेस के चक्कर लगाने का डर। नाइट फ्रैंक स्टाइल 2026 एस्टिमेट्स के मुताबिक पिछले 3 से 5 सालों में भारत के प्रीमियम रियल एस्टेट में एनआरआई निवेश तेजी से बढ़ा है। अब हाई एंड रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस का लगभग 10 से 15% हिस्सा एनआरआई से आ रहा है। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे जैसे शहरों में हर 6 से 7 प्रीमियम घरों में से 1 से 2 घर तो एनआरआई खरीदारों के पास होते ही हैं। अब देखिए रुपए की कमजोरी, पिछले 5 सालों में 6 से 8% का औसत प्राइस ग्रोथ और 2 से 3 रेंटल लीड ने एनआरआईज को लग्जरी अपार्टमेंट, विला और प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स की तरफ काफी अट्रैक्ट किया। एक्सपर्ट्स की माने तो एनआरआई कैपिटल अब भारत के प्राइम हाउसिंग मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ के साथ लगातार बढ़ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप एनआरआई हैं तो भारत में घर, फ्लैट और रेजिडेंशियल जमीन लेने के कानून क्या है, फेमा और आरबीआई के नियम क्या है, टीडीएस, टाइटल, रजिस्ट्रेशन और टैक्स कैसे काम करते हैं, एनआरआई के खरीदने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन सी संपत्ति आप खरीद सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते। इसके साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एनआरई वर्सेस एनआरओ अकाउंट का आखिर फर्क क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स और ड्यू डिलिजेंस किसे कहते हैं, सेल डीड, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, पीओए सेटअप और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है फेमा एक्ट। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि आखिर कौन खरीद सकता है भारत में प्रॉपर्टी। उसके लिए सबसे पहला सवाल समझना जरूरी है। पहला सवाल ये कि क्या विदेश में रहने वाला एनआरआई भारत में फ्लैट खरीद सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, आप भारत में फ्लैट खरीद सकते हैं अगर आप एक एनआरआई हैं और विदेश में रहते हैं। देखिए, एनआरआई और ओवरसीज इंडियंस यानी ओसीआईज बिना किसी खास आरबीआई अनुमति के रेजिडेंशियल या कमर्शियल फ्लैट या प्लॉट खरीद सकते हैं। यानी आप फ्लैट, बंगला, ऑफिस या दुकान ये सब कुछ भारत में खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ विदेश में बैठे बैठे। एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन जरूर है यहाँ पर, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और बागान जमीन जो होती है, इन्हें सीधे एनआरआई के नाम से नहीं खरीदने दिया जाता। तो अगर आपको इस तरीके के किसी लैंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने किसी रिलेटिव जो कि भारत में रहते उनकी मदद लेनी होगी। यानी अगर आपके दिमाग में फार्म हाउस या गांव वाली खेती की जमीन थी तो ये नियम बदल जाएगा। ये फैसला आपको लीगल सलाहकार के साथ लेना ही बेहतर होगा। अब थोड़ा और समझिए एनआरई वर्सेस एनआरओ अकाउंट को, क्योंकि फ्लैट के लिए पैसा भी चाहिए। अब वो आएगा कहां से? अब बात आती है फ्लैट के पैसे कहां से आएंगे, तो ये वही जगह है जहां कई एनआरआईज गलती कर जाते हैं। समझिए फेमा और आरबीआई के नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो फ्लैट का पूरा या फिर ज्यादातर पैसा एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट या फिर विदेश से आए रेमिटेंसेस चैनल जैसे कि स्विफ्ट, नेफ्ट आदि से ही आना चाहिए। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एनआरई और एनआरओ में क्या डिफरेंस है। बेहद आसान भाषा में जल्दी से इसका क्विक रिकैप करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको ये सब कुछ समझाया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। एनआरई अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ये वो अकाउंट है जिसमें आपका विदेश से कमाई हुई फॉरेन करेंसी जाती है, जैसे डॉलर या यूरो। इस पर टैक्स नहीं लगता और बाद में ये पैसा वापस विदेश भेजना बेहद आसान प्रोसेस है। एनआरओ अकाउंट, ये अकाउंट उन पैसों के लिए होता है जो भारत में कमाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज या फिर किराया।
इस पर टैक्स लगता है और बाद में इसका बड़ा हिस्सा विदेश भेजने पर लिमिट भी होती है, आमतौर पर $1 मिलियन प्रति फाइनेंशियल ईयर तक दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ मिलाकर। सीधा सा नियम है, अगर आप फ्लैट विदेश से पैसे खरीद रहे हैं यानी कि एनआरई या फिर स्विफ्ट चैनल के थ्रू आपको वो खरीदने हैं, तो प्रायोरिटी रूप से इन्हीं दोनों चैनल्स को यूज करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में पैसा विदेश भेजना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपका बड़ा हिस्सा एनआरओ से आ रहा है, यानी कि टैक्स और रिपैट्रिएशन लिमिट को ध्यान में रखकर आपने एनआरओ अकाउंट चूज किया है, तो ये अकाउंट भी आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के यूजफुल होगा। अब आइए ड्यू डिलिजेंस पर, मतलब फ्लैट खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। अब ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां आपकी डील का फ्यूचर तय होता है। एनआरआई होने के बावजूद आपको ये सब कुछ चेक करना जरूरी है, चाहे आप खुद भारत आइए या फिर अपने रिश्तेदार या लॉयर को इसके लिए भेज दीजिए। पहला है बिल्डर की रेप्यूटेशन। पिछले 2-3 साल के प्रोजेक्ट को देखिए, टाइमिंग कैसी थी, क्या टेंशन वाले केसेस चल रहे हैं, ये सब ऑनलाइन और इंडस्ट्री चैनल्स पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रेरा का रजिस्ट्रेशन। अगर ये फ्लैट नए प्रोजेक्ट का है तो जरूर चेक करिएगा कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तीसरा पॉइंट टाइटल चेक। जमीन और बिल्डिंग पर कोई लोन, लीज, लिएन या फिर लंबित मुकदमा तो नहीं है। ये काम आमतौर पर अटॉर्नी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेता है। UNSW आपको ये टाइटल रिपोर्ट दे देता है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सरकारी अप्रूवल, FSI अप्रूवल, बिल्डिंग अप्रूवल, MOH या फिर नगर निगम से, फायर सेफ्टी का NOC, और अगर बिल्डिंग पूरी हो गई है तो OC या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बेहद जरूरी है। ये सब चीजें चेक करने से आपका निवेश न केवल सुरक्षित बन जाएगा, बल्कि बाद में रजिस्ट्रेशन और टैक्स में भी झंझट कम हो जाएगा। अब बात आती है लीगल ट्रांजैक्शन की, यानी ये वो स्टेज है जहां फ्लैट आपके नाम पर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है। सबसे पहले आता है अग्रीमेंट टू सेल। आप बिल्डर या सेलर के साथ एक रिटन अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें दाम, बैलेंस, डेट्स, पेनल्टी और टाइटल ट्रांसफर की टाइमलाइन साफ साफ लिखी होती है। फिर आएगी स्टैम्प ड्यूटी। अग्रीमेंट और फिर सेल डीड पर राज्य सरकार की तरफ से लगने वाला टैक्स इसे कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। ये दर शहर शहर और राज्य राज्य में डिफरेंट होती है, यानी आप अपने शहर और राज्य के अकॉर्डिंग इस दर को देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। लेकिन आम रेंज हम आपको बता दें 3% से लेकर लगभग 10% तक प्रॉपर्टी वैल्यू पर हो सकती है। आमतौर पर यह टैक्स खरीदार देता है, लेकिन कुछ बातचीत में शेयर भी तय हो सकते हैं। इसे अग्रीमेंट में ही लिखवा लीजिएगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। सेल डीड रजिस्टर करना। अग्रीमेंट और सेल डीड को आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाकर रजिस्टर करवाना है। यहाँ दोनों पक्ष यानी बिल्डर या सेलर और खरीदार या फिर उनका अधिकारी जो POA है वो साइन करते हैं। फोटो और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नाम ऑफिशियली टाइटल मालिक की जगह दर्ज हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट और स्टैम्प ड्यूटी की रिसिप्ट दी जाती है, जो आगे बेचने या लोन लेने में जरूरी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, NRI आमतौर पर फिजिकल रूप से भारत अगर नहीं आ पाता तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी POA का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। पहले समझिए कि POA आखिर होता क्या है। देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को, जैसे आपका कोई रिश्तेदार या लॉयर, उसको अपनी तरफ से काम करने का अधिकार देते हैं। POA के दो मुख्य प्रकार है, यानी 2 तरीके का POA होता है। जनरल POA जैसे कि छोटे छोटे काम जैसे डॉक्यूमेंट जमा करना या फिर बैंक जाना एक्सेट्रा, ये जनरल POA के अंडर में आता है। और इसके अलावा स्पेशल और लिमिटेड POA के अंडर में आता है सिर्फ फ्लैट खरीदना या रजिस्ट्रेशन तक लिमिटेड कामों के लिए। ये इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आप फ्लैट खरीदने या फिर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम स्पेशल या लिमिटेड POA के अंडर में करते हैं। यहाँ समझिए कि POA को आखिर सेट कैसे करते हैं। NRI अपने देश में भारतीय दूतावास यानी एक इंडियन एम्बेसी होगी या फिर कॉन्सुलेट होगा, वहां जाएगा, वहां POA डॉक्यूमेंट तय करेगा और उस पर अधिकारी के ओर से अटेस्टेशन होगा। ये अटेस्टेड POA भारत भेजा जाएगा, जहां खरीदार यानी बायर की तरफ से जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, यानी उस NRI ने जिसको भी अथॉरिटी दी है, उसे लेकर वो बैंक, रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर बिल्डर के यहाँ जाएगा।
अब ऐसे तरीके से एनआरआई विदेश से बैठे बैठे भी फ्लैट की खरीदारी का पूरा प्रोसेस मैनेज कर सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में वहां पर अलॉट करके। अब वो इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डरते हैं, टर्म है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आमतौर पर फेमा के रूप में जानते हैं। हमेशा जब हम प्रॉपर्टी डील करने जाते हैं तो ये टर्म काफी यूज होता है। ये रूल ये तय करता है कि कौन भारत से कैसी संपत्ति खरीद सकता है और विदेश से आया हुआ पैसा कैसे इस्तेमाल हो सकता है। चलिए आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझा देते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर फेमा क्या है और क्यों लोग इससे इतना डरते हैं। डरने वाली देखिए कोई बात है नहीं। फेमा को आसान भाषा में समझें तो ये फॉरेन करेंसी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का रूल बुक है। इसका मेन पर्पस है कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भारत से बाहर पैसे भेजने या फिर वहां से लाने की प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड और लीगल रहे। मान लीजिए आप दुबई में रहते हैं और मुंबई में फ्लैट लेना चाहते हैं। अगर पैसा एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर या प्रॉपर बैंकिंग रेमिटेंस रूट से आता है तो ट्रांजैक्शन फेमा फ्रेमवर्क के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी कैटेगरी में जा रहे हैं, जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी, जैसे फार्म हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पर फेमा से रिलेटेड इश्यू हो सकता है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहलाता है और ये उसी फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहा है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब जल्दी से जरा टैक्स टिप भी ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप फ्लैट बेचेंगे तो खरीदार टीडीएस काटेगा और उसकी गणना इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही होगी। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आपको लगे कि टैक्स ज्यादा कट रहा है तो आप टैक्स ऑफिस से कम टीडीएस के लिए सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अपने बात कर लीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर एसटीजीसी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अकॉर्डिंग अपने टैक्स के अमाउंट को एडजस्ट करवा लें। अगर आप एनआरआई हैं और भारत में फ्लैट या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी था। इसे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और दूसरे एनआरआई ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा जिससे वो भी बिना गलती के इंडियन रियल एस्टेट में निवेश कर सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.